Hello, curious minds. Welcome to my classes, RK Curiosity Classes. तो मेरे जो चैनल का नाम है उसमें मैंने वर्ड यूज किया है क्यूरोसिटी और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। चाहे हम ये एवोल्यूशन में जब ह्यूमंस आए हैं, ह्यूमन जो प्रिमिटिव ह्यूमंस का जब स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हमने ह्यूमन लाइफ स्टार्ट की है, चाहे वहां से स्टार्ट करें या हम आज की जनरेशन की बात करें, जो कुछ भी हम यहाँ पे गेन कर रहे हैं वो सब कुछ इस वजह से है क्योंकि हम लोग क्यूरियस हैं सब कुछ जानने के लिए। तो यही क्यूरोसिटी हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है, हमारी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो अब जब ये क्यूरोसिटी हमारे माइंड में आई है तो अब बात करते हैं कि किस टॉपिक के बारे में आज हम क्यूरियस हैं और किसका आंसर हमें मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्या होती है और इसकी कितनी ब्रांचेस हैं। हालांकि ये कह देना कि साइंस की सिर्फ एक या दो ब्रांचेस हैं या जितना मैंने इस पीडीएफ में कवर किया है वो इनफ है, तो वो सही बात नहीं होगी। साइंस की अगर हम बात करें, अगर हम बिगनिंग से स्टार्ट करें तो साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है टू नो, जानना, नॉलेज। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक हमारी नॉलेज आगे नहीं बढ़ेगी। और ये क्वेश्चंस क्या हैं? कि कुछ भी देखा तो ये क्यों हो रहा है, व्हाई, और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम उनके आंसर्स ढूंढेंगे। तो जब हमें उनके आंसर्स मिलेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और ये नॉलेज जो है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी क्यूरोसिटी बढ़ती जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि क्यूरोसिटी किस फील्ड में बढ़ रही है वो डिफर करेगा। तो अब जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तभी हम साइंस को डिफाइन कर पाएंगे। पर क्या ये इतना इजी है या ये बहुत मुश्किल है? तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंस जो हमने शुरुआत एवोल्यूशन, ह्यूमन के एवोल्यूशन से की, वहां से लेके आज तक के प्रोसेस में क्या साइंस के स्टेप सेम रहे हैं? क्या जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही आज भी कर रहे हैं? तो ये थोड़ा सा आंसर कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले जब ह्यूमंस इवॉल्व हुए उनको कुछ नहीं पता था। वो हर चीज को देख के डर रहे थे, सरप्राइज्ड हो रहे थे। कौन सी चीज? जैसे कि नेचुरल फिनोमेना, उनके आसपास जो भी हो रहा था। अब वो क्या हो सकता है? मान लीजिए बारिश हुई तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अगर थंडरस्टॉर्म हुआ बहुत जोर से, बादल गरज रहे हैं तो डर गए। लाइटनिंग जो है वो हो रही है तो डर गए। तो एक फियर तो होगा ही जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है। तो उस फियर के साथ साथ क्यूरोसिटी भी हो रही थी कि अरे ये हो क्या रहा है, ये होता कैसे है। तो यही क्यूरोसिटी ने लीड किया टू डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट्स, और जिसकी वजह से आज हम लोग इतना एडवांस्ड, जो हम एआई टूल्स एंड एजुकेशन है और जो बाकी की फील्ड्स हैं उन सब में हम पहुंचे हैं, और जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं वो इसी क्यूरोसिटी के आंसर्स की वजह से है। तो जब हमने, हमारे एंसेस्टर्स ने जब ये साइंस का वे स्टार्ट किया तो तब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हम अंडरस्टैंड नहीं करते थे। हम सिंपल कह रहे थे ये एक नेचुरल फिलॉसफी है। मगर अ- आज जब हम साइंस के प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसको कह रहे हैं मॉडर्न स्टेप्स और प्रोसीजर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप लेते हैं ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन मींस चीजों को एनालाइज करना, कैसे? क्वेश्चन पूछ के। तो एक तरह से जो ऑब्जर्वेशन है वो केयरफुल होगी और एक सिस्टमेटिक वॉच हम करेंगे। हम मतलब उस चीज को कॉन्टिन्यूसली वॉच करेंगे, एक लंबे टाइम तक उसको ऑब्जर्व करेंगे ताकि हम समझ पाए कि ये फिनोमेना या ये इवेंट या ये बिहेवियर हो कैसे रहा है। और इसके लिए अगर हम बिल्कुल रॉ वे में चलें तो हम अपने सेंसेस यूज करते हैं। सेंसेस का मतलब हम हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं
हम अपनी आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, इससे अपने एनवायरनमेंट को जज करते हैं। तो हम अपने सेंसेस को लेके या फिर जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दैट इज व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, एक्सेट्रा। तो जब ये ऑब्जर्वेशन हुई क्वेश्चंस के साथ, तो फिर हमने कुछ बैकग्राउंड नॉलेज देखी, अगर हमें कुछ पता है पहले से, हमने वो रिसर्च को देखा, और उसके बाद हमने एक कंक्लूजन या एक कुछ स्टेटमेंट हम कह सकते हैं क्रिएट किया। वो कंक्लूजन सही है या गलत वो अभी हम नहीं कह सकते। अभी जो हमने क्रिएट किया अपने माइंड के अंदर, जो एक हम टेंटेटिव स्टेटमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो सर्टन नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, जो श्योर नहीं है कि सही होगी, मगर हमने एक अपने दिमाग के अंदर एक उस चीज को लेके कुछ क्रिएशन की है कि हाँ ये रीजन हो सकता है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं या कर रही हूँ उसका ये रीजन हो सकता है। तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अभी तक ये हाइपोथेसिस जो है वो सिर्फ हमारा एक थॉट है, हमने इसको किसी तरीके से प्रूव नहीं किया है। तो जब ये हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में आया तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक्सपेरिमेंट किए जाएं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इन्हें एक प्रॉपर वे में डिजाइन किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, क्या वो सही है। हो सकता है वो हाइपोथेसिस ट्रू हो सकता है वो फॉल्स हो। तो अब एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता लगा कि जो चीज हम सोच रहे थे वो ट्रू या फॉल्स है। अब अगर मान लीजिए कि वो फॉल्स है, तो फिर वो वाला हाइपोथेसिस तो डिस्कार्ड हो गया, तो हम एक नई थॉट जो है वो क्रिएट करेंगे। और दूसरी तरफ अगर ये एक्सपेरिमेंट से ये हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है, तो फिर हम लोग इसको और थोड़ा बेटर वे में अंडरस्टैंड करके थियोरेटिकली प्रूवन फैक्ट लेंगे। तब हम कहेंगे कि ये प्रूव हो चुका है कि जो बात हमने सोची थी वो ट्रू है, अब वो थियोरी है, अब वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस तरीके से हम लोग जो है साइंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब ये जो हाइपोथेसिस है ये क्रिएट करना ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, और वही हमारी क्यूरोसिटी से आती है। उसके बाद तो अगर हम साइंस को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द स्टडी और नॉलेज गेन्ड थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। उसके बाद अगर हम जो मैंने अभी तक आपको समझाया उसको अगर बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में हम समराइज करें, तो साइंस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है या अटेम्प्ट है समझने की, अंडरस्टैंड करने की, किसको, जो कुछ भी हमारे आसपास है, वो फिजिकल वर्ल्ड है, वो नेचर है, या वो कोई नेचुरल फिनोमेना है, उसको हम जितनी डिटेल में चाहे उतनी डिटेल में समझ सकते हैं, डेप्थ में समझ सकते हैं। उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी, और उन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम इन फिनोमेना को समझेंगे। तो साइंस इस तरीके से जो नेचर के सीक्रेट्स हैं उनको अनरेवल करती है। अब हम साइंस की ब्रांचेस को अगर देखें तो हम इसको बेसिकली तीन मेन ब्रांचेस में पहले डिवाइड करते हैं। एक है नेचुरल साइंस, फिर है सोशल साइंस, और तीसरा है फॉर्मल साइंस। नेचुरल साइंस फर्दर तीन में डिवाइड होता है। एक आ गया फिजिकल साइंसेस, सेकंड लाइफ साइंसेस, एंड थर्ड अर्थ साइंसेस। फिजिकल साइंसेस फर्दर डिवाइड होती हैं सब ब्रांचेस में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी आ गया। और लाइफ साइंसेस जो है वो डिवाइड हो गई इनटू बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अर्थ साइंसेस को हमने जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मीटेरियोलॉजी, मैंने इस चार्ट में बिल्कुल बेसिक वाले ब्रांचेस लिखी हैं, बाकी की जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो अगली स्लाइड्स में बताऊंगी। तो नेचुरल साइंस को तो हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब बात आई हमारी सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस के अंदर हम साइकोलॉजी को, सोशियोलॉजी को, एंथ्रोपोलॉजी को, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं। फिर जो थर्ड पार्ट था साइंस का वो है फॉर्मल साइंस, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स, लॉजिक, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा हम लोग स्टडी करते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दिया कि इस मॉडर्न साइंस को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, नेचुरल साइंस,
सोशल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। तो नेचुरल साइंस में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या कवर कर रहा है? नेचुरल साइंस कवर कर रहा है फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड, जो कि यूनिवर्स है, हमारे अराउंड जो कुछ भी है, जो कुछ भी फिजिकल है, नेचुरल है, उसको स्टडी करना, उसको कवर करना, एंड जो नेचुरल फिनोमेना हमारे आसपास हो रहे हैं उनको स्टडी करना। इसमें इन चीजों की डिस्क्रिप्शन, इनकी अंडरस्टैंडिंग और जो फिनोमेना है उनकी प्रिडिक्शन, उनको कैसे वो हो रहे हैं, वो किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, वो सब यहाँ पे आता है। और मैंने जैसे बोला कि ये हमारी जो नेचुरल साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस। फिर सोशल साइंस पे आते हैं। सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं तो सोशल वर्ड से एक वर्ड आता है हमारे दिमाग में एकदम से, सोसाइटी। तो सोसाइटी, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं, जब हम ह्यूमंस के बारे में अगर एक इसमें इकोनॉमिक्स में या सिविक्स में हम वर्ड यूज करते हैं तो हम ह्यूमंस को कहते हैं, है तो एनिमल्स ही, मगर ये सोशल एनिमल्स हैं। अब सोशल एनिमल्स का मतलब ये हुआ कि हम लोग सोसाइटी में रहना प्रेफर करते हैं, हम लोग अकेले नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जब हम सोशल साइंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे कवर हो रहे हैं वो टॉपिक्स जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी में उसका रहना और एक दूसरे के साथ उसका रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप इंटरनल वर्ल्ड के साथ हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हो, वो दूसरे लोगों के साथ हो, या वो जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ हो, तो वो सब कुछ कवर होता है सोशल साइंस में। अब इसके लिए भी हम लोगों को यहाँ पे भी एक तो ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, हमें ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स को समझना पड़ेगा। फिर हमारे ही सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर है, इकोनॉमिक्स का अपना रोल है, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, ये सब कुछ हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जहाँ पे हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सो मेनी अदर पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मल साइंसेस पे, जो थर्ड पार्ट है हमारा ब्रांच ऑफ साइंस में। तो फॉर्मल साइंसेस में हम लोग जो हैं फॉर्मल सिस्टम्स को पढ़ते हैं, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि जहां पे सिर्फ आइडियोलॉजी की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है, एंड फिर हम लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हैं। फॉर्मल साइंसेस को यूज करके हम लोग बहुत सारे दूसरे साइंस की ब्रांचेस डेवलप करते हैं और वहां पे थ्योरीज क्रिएट करते हैं। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि थ्योरीज कैसे बनती हैं। अब हम आते हैं फिजिकल साइंसेस को फर्दर डिवाइड करते हुए। तो फिजिकल साइंसेस में हमने क्या डेफिनेशन लिया था? द साइंसेस विच स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल साइंसेस। अभी हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो अब क्योंकि नॉन लिविंग है तो इसमें 3 पार्ट्स आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। तो फिजिक्स जो है ये फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्टडी करेगी हमारे आसपास जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसको कौन से लॉज उसको चला रहे हैं, जो नेचुरल फिनोमेना हैं, हो रहे हैं, उनके बीच में किस तरीके के लॉज वहां पे जो हैं वैलिड है। जैसे अगर हम एक सिंपल सी बात समझते हैं, हम लोग दो चीजें वर्ड हमारे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं, एक आता है मैटर, एक आता है एनर्जी। अब मैटर की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं, और ये हम बेसिकली 3 तरह का लेते हैं, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये 3 फॉर्म्स हो जाती है मैटर की। और दूसरा हमारे पास आता है एनर्जी। अब जब हम मैटर एनर्जी की बात करें और अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर की बात ना करें तो वो बात नहीं बनेगी। तो इस इक्वेशन को अभी डिटेल में नहीं समझना है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि अपने टाइम के और आज के टाइम स्टिल आज के टाइम तक वो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि एनर्जी एंड मास जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है।
अगर एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होगी, मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम लोगों को फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, हम अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, और वो सन के आसपास चक्कर लगाता है। अब ऐसे ही फिर मून आ गया, जो कि एक सैटेलाइट है, और वो अर्थ के चक्कर लगा रही है। तो इस तरीके से ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे चक्कर लगा रहे हैं, इनको किसने अपनी जगह पे होल्ड कर रखा है? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स में इसका आंसर हमें मिलता है। तो इसमें हम लोग मैटर के साथ, एनर्जीज के साथ, जो लॉज मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कितने तरह के फोर्सेस नेचर में प्रेजेंट है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो इसका मतलब बहुत तरह की चीजें हम लोग जो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स का जो एक्चुअल में ये वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो ग्रीक में इसका हम फ्यूजस कहते हैं, और उसका मीनिंग है नेचर। तो नेचर को स्टडी कर रहे हैं हम, और बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स को। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री में। अब जैसे मैंने मैटर बोला, अब केमिस्ट्री में भी मैटर है। अब यहाँ पे जो मैटर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, मैटर बनता किस चीज से है, क्या कॉम्पोजिशन है इसकी। तो अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस कह रही हूँ, मैटर के 3 फॉर्म मैंने कहे, तो किन बेसिस पे मैंने सॉलिड लिक्विड गैसेस को डिफरेंशिएट किया, सॉलिड लिक्विड से डिफरेंट क्यों है और कैसे है? तो यानी कि स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, और फिर रिएक्शंस भी देखनी पड़ेंगी। रिएक्शंस में सिंपल एक बात अंडरस्टैंड करें, हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो फिर वाटर बनता है। तो क्या इसका मतलब है कि कहीं से भी हाइड्रोजन लाइए, कहीं से भी ऑक्सीजन लाइए, उनको एक वेसल में डाल दीजिए, दोनों गैसेस को, वाटर बन जाएगा? तो ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं। रिएक्शंस ऐसे नहीं होती हैं, उनके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उनके बिना ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो वो सब कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जब हम ये चीजें पढ़ते हैं, हमें एक मैक्रोस्कोपिक लेवल से माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाना पड़ता है। तो जब मैं कह रही हूँ मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब है, जो जनरली हम मैक्रोस्कोप वर्ड जब यूज करते हैं, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए या उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं जो हम लोगों को एज इट इज ही नेकेड आई से नजर आ जाए, यानी जिसके लिए मुझे किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ अगर मैं माइक्रो की बात करूं, तो ये वैसी ऑब्जेक्ट्स होंगी या ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके लिए मुझे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप चाहिए। जैसे अगर मैं बायो की बात करूं, तो मुझे अगर बैक्टीरिया, वायरस, इनको देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे नजर नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मुझे वाटर तो दिख रहा है, मगर मुझे उसमें इंडिविजुअल हाइड्रोजन या इंडिविजुअल ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, यानी कि ना तो मुझे ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ना ये मुझे एटम्स दिख रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, तो हम इनको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कंसिडर करेंगे। तो यानी कि केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी करेंगे, और वो किस तरीके से कंबाइन होके अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री हो गया। फिर बात आई एस्ट्रोनॉमी की। तो एस्ट्रोनॉमी में हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, यानी कि जिसमें अर्थ के साथ साथ जो अर्थ से बाहर हमें जो यूनिवर्स दिखता है, जिसमें कि गैलेक्सी हो गई, जिसमें और गैलेक्सी एक नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और हम हैं मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं, जब प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को, स्टार्स को पढ़ते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। अब फिजिक्स भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइडेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिजिक्स में मैटर, एनर्जी, मोशन, फोर्सेस, हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। तो अब इसकी कुछ मेन सी ब्रांचेस की बात करें, फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो
मोशन हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, उसके पीछे जो फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी स्टडी जब हम करते हैं वो मैकेनिक्स का पार्ट है। फिर आता है थर्मोडायनामिक्स। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम हीट, एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर, इनके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। हीट बढ़ाने से या घटाने से क्या होता है, वर्क कैसे परफॉर्म होता है, टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये सब थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। फिर हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो वो भी हमारी एक फिजिक्स की ब्रांच आ जाती है। उसके बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ते हैं, उनकी दो तरह की नेचर यानी वेव थ्योरी एंड पार्टिकल नेचर, कि जो लाइट है वो वेव की तरह से ट्रैवल करती है या वो पार्टिकल्स की तरह से ट्रैवल करती है। तो ये सब हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। फिर आते हैं क्वांटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास आते हैं वर्ड जब हम एटम और एटम से भी छोटे सब्सटेंस पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं। सब्सटेंसेस गलत वर्ड होगा, पार्टिकल। तो एटम से छोटे पार्टिकल्स कौन से हुए? इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक बेसिक से अभी नाम ले रही हूँ। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन सब की स्टडी एंड फिर न्यूक्लियस जो है, जो एटम के अंदर हमारे पास, जो एटम को जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं एटम के, तो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास शेल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो जब हम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास फिजन एंड फ्यूजन जैसी हमारे पास रिएक्शंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में जैसे मैंने अभी आपसे बोला पीछे कि हम यहाँ पे मैटर की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के भी सब ब्रांचेस हैं, उसमें एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि हम कार्बन के अलावा जो हमारे केमिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम उनको पढ़ते हैं। तो इनमें हमारे एलिमेंट्स को पढ़ना है। अब देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स जो हैं, इन एलिमेंट्स को हमने पढ़ना है तो हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें अभी मैं सिर्फ एक बेसिक आपको समझा रही हूँ ब्रांचेस, उसके बाद हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो हमने एक तरफ कार्बन को रख लिया और बाकी दूसरी तरफ बाकी के एलिमेंट्स को हमने रखा। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं, इस वजह से इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो कुछ जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वो कंपाउंड्स, उसमें हमारे पास मेटल्स आ गए, नॉन मेटल्स आ गए, मिनरल्स आ गए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आ गए। तो वो हम लोग जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। इसके अंदर हम लोगों ने अभी जो बात की मैटर के बारे में, मैटर का एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं। अब देखिए जो हम पीछे जो हमने फिजिक्स की बात की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स अगर हमने पढ़ ली तो वो केमिस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये साइंसेस इंटरकनेक्टेड है। एक ब्रांच को पढ़ लेने से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। हमें सभी ब्रांचेस को कनेक्ट करके किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों को फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करके ही हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है कि हमें अगर कोई कंपाउंड दिया गया है तो हमें पूछा जाए कि इसमें
कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, और या फिर आप उनको सेपरेट कीजिए इस कंपाउंड में से। फॉर एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, हमें वाटर दिया गया है, उसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया। हालांकि ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, पर समझने के लिए इनफ है। पानी में नमक डाल दिया, अब हमसे पूछा गया तो पहले बताइए कि इसमें क्या पानी जो है वो प्योर है या उसके अंदर कुछ और एडेड है, क्योंकि अब अगर हम टेस्ट करें तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें नमक है। मगर केमिकल लैब में, जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो किसी भी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, सेफ्टी कंसर्न्स। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी प्रोसेस इस तरीके से लगाए जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हाँ इसके अंदर ये फर्दर एलिमेंट्स या केमिकल्स प्रेजेंट हैं, और हम उनको सेपरेट भी कर पाए, और फिर हम ये भी जज कर पाए कि कितने अमाउंट में वो सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट था। तो यानी कि हमें आइडेंटिफिकेशन भी करनी है, सेपरेशन भी करनी है, और क्वांटिफिकेशन भी करनी है उस केमिकल कंपोनेंट की किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर। तो यहाँ पे क्वालिटी भी गेस करनी है एंड क्वांटिटी भी गेस करनी है। तो उसके बाद हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग फोकस करेंगे केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्ड आता है तो यहाँ पे वर्ड बायो आ जाता है। अब हम चलते हैं एस्ट्रोनॉमी में। तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी एंड जो कॉस्मिक फिनोमेना है जैसे सुपरनोवा, एंड जो स्टार्स जिस तरीके से उनकी एजिंग होती है, उन सबको स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी में आता है। एस्ट्रोनॉमी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड प्लैनेटरी साइंस। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यूज करके स्टडी करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की नेचर को एंड जो फिनोमेना हो रहे हैं उनकी नेचर को। कॉस्मोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, कि कैसे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, बिग बैंग आया एकदम से दिमाग में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आने लगता है जैसे ही बात आती है कि यूनिवर्स कैसे बना। तो वो सब कुछ स्टडी करना, स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, वो सब कॉस्मोलॉजी में। फिर आता है प्लैनेटरी साइंस। तो प्लैनेटरी साइंस में हम लोग साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं प्लैनेट्स की और उनके सिस्टम्स की, यानी कि प्लैनेट्स हैं तो उनके आसपास मून्स हैं, रिंग सिस्टम्स हैं, गैस क्लाउड्स हैं, मैग्नेटोस्फीयर हैं। तो हम जब उन सब को स्टडी करते हैं तो वो आता है इन अ प्लैनेटरी साइंस। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सेकंड जो हमारा पार्ट था वो था लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में हम लोग लेके आते हैं दूसरा वर्ड जो यूज करते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो जब वर्ड बायो आया यानी कि लिविंग, तो यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के साथ। तो अब इसको अगर हम फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करें तो बॉटनी, जिसमें हम प्लांट स्टडी करते हैं, जूलॉजी एनिमल स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। फिर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग जीन्स को स्टडी करते हैं एंड हेरिडिटी, किस तरीके से करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। फिर हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को एंड उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको। फिर एनाटॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर एक कोई आप एक एनिमल लीजिए, आप डॉग लीजिए, आप एक कैट लीजिए, तो उनका चलते तो दोनों चार पैरों पर हैं पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस तरीके से उनकी एनाटॉमी को स्टडी करना, उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, किस शेप के हैं, तो ये सब कुछ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मिलकर ये सारी साइंसेस से हम लोग स्टडी करते हैं। तो फिर फिजियोलॉजी भी यहीं पे कवर हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि एक तो हम स्ट्रक्चर को समझेंगे और दूसरा हम उसके काम को समझेंगे, तभी हम लोगों को पता लगेगा कि ओवरऑल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है और काम कैसे करता है। फिर आती है बात एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, कि देखिए
अगर हम ये कहें हमारे एंसेस्टर्स एप्स हैं, तो अगर हम उनसे आज होमो सेपियंस तक आए हैं, तो ये कैसे मॉडर्न मैन की जो हम बात करते हैं, तो ये कैसे हुआ? दैट वी कवर अंडर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फिर साइटोलॉजी, हम सेल से बने हैं, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं, रिमोट वाले सेल की नहीं। फिर आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिसमें यानी कि डीएनए, आरएनए, जो हमारी बॉडी के अंदर और बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उन सब की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर आती है न्यूरो साइंसेस। जब वर्ड न्यूरो आता है तो क्लियरली मीनिंग नर्वस सिस्टम के साथ डील करेंगे। तो नर्वस सिस्टम एंड उसके फंक्शंस के साथ जब हम डील करते हैं तो वो न्यूरो साइंसेस में आता है। फिर एक और ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। ये वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग जो कुछ हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हम उन सारी चीजों को यूज करके इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि ह्यूमंस के लिए उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाए, उनको हेल्दी रखे, उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए। तो ये सब कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्थ एंड स्पेस साइंसेस। तो अर्थ एंड स्पेस साइंसेस में ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें कि हम लोग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अर्थ के ऊपर जो हो रहे हैं और विद इन द सोलर सिस्टम जो हो रहे हैं या यूनिवर्स में जो हो रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो अर्थ को हम 4 स्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। एक है बायोस्फीयर, जहां पे लाइफ है। फिर है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मींस वाटर, एटमॉस्फेयर यानी एयर, एंड जियोस्फीयर यानी कि रॉक। और फिर हम एक्सप्लोर करते हैं इन सब सिस्टम्स को। अब इसमें फर्दर ब्रांचेस हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है, लोजी यहाँ से वर्ड, लैटिन वर्ड लोगस से आया है, जिसका मतलब है टू स्टडी। तो जियोलॉजी में हम लोग अर्थ के मटेरियल को स्टडी करते हैं कि अर्थ एक सॉलिड स्ट्रक्चर है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, तो कौन से प्रोसेसेस की वजह से इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना है, जिसमें कि टेक्टोनिक प्लेट्स है, वॉल्केनोस हैं या अर्थक्वेक्स हैं। ये सारी स्टडी हम जियोलॉजी में करते हैं। फिर आता है मीटियोलॉजी। इसके अंदर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और हमें ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें वेदर के पैटर्न पता लगे, क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो बदल रही हैं, उनको स्टडी कर पाए। ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में हम वर्ल्ड में ओशंस जो हैं उनको स्टडी करते हैं, उनमें जो मेरीन लाइफ प्रेजेंट है उसको स्टडी करते हैं। ओशन में जो करंट्स हैं, जो केमिस्ट्री सी फ्लोर में प्रेजेंट है, तो जो कुछ भी ओशंस में प्रेजेंट है उस सबको स्टडी करना ओशनोग्राफी। हाइड्रोलॉजी, यहाँ पे वाटर जो है, अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर प्रेजेंट है, या कहीं हम कहें कि किसी और प्लेनेट पे वाटर प्रेजेंट है, तो वो कैसे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है कि नहीं है, था या अभी नहीं है, पहले था। तो ये सारी चीजों को स्टडी करना रिलेटेड टू वाटर। फिर उसके मूवमेंट पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, मैनेजमेंट पे, कि कैसे पानी बह रहा है या वो स्टेगनेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या वो ज्यादा अमाउंट में लेक्स में है या रिवर्स में है या सीज में है या ओशंस में है। तो ये सब कुछ जो है रिलेटेड टू वाटर। फिर इसके जो साइकिल्स होते हैं, इवेपोरेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, ये सब चीजें हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम एनवायरमेंटल साइंस पे। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम ह्यूमंस का इंटरेक्शन उनके एनवायरमेंट के साथ कैसा है उसको पढ़ते हैं। और इसी से फिर हम लोगों को ये भी पता लगता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो हमारे रहने लायक रहे। अदरवाइज अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्लेनेट रहने लायक नहीं रहेगा और लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं स्पेस साइंस पे। स्पेस साइंस में हम लोग यूनिवर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग
हमारी जो आज की एडवांस्ड साइंस है जिसमें सैटेलाइट्स है हमारे पास, हमने खुद की अपनी जो सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नॉट द नेचुरल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम स्पेस में भेजी हैं या हम टेलीस्कोप्स के जरिए हम जो स्टडी करते हैं, दैट इज स्पेस साइंस। फिर हम आते हैं सोशल साइंस पे। सोशल साइंस जो है इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं लोगों का, उनके वर्ल्ड का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, कल्चरल जो किस तरीके का कल्चर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरीके के ट्रेडिशंस हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब कुछ हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं। अगर हम इनकी मेन ब्रांचेस को देखें, सोशियोलॉजी, जहाँ पे कि हम ह्यूमन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर, पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चर, इसको स्टडी करते हैं। फिर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हम जब एक माइंड को पढ़ते हैं, बिहेवियर को पढ़ते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है, ये ह्यूमन का हो सकता है, ये एनिमल्स का हो सकता है। फिर इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम कैसे एक इंडिविजुअल, एक या बिजनेसेस या गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिसोर्सेज को यूज करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, जहाँ पे हम गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं और उन सेक्शंस के पास कौन सी पावर्स हैं, वो सब स्टडी करते हैं। फिर आते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये भी ह्यूमैनिटी की स्टडी है, जिसमें कि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ह्यूमंस का बिहेवियर है, कल्चर है, सोसाइटीज है, और जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है टाइम एंड स्पेस के साथ, हम एंसेस्टर्स से जो आज तक हमारा डेवलपमेंट हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसमें एवोल्यूशन भी स्टडी करते हैं। सो तो इसके बाद सोशल साइंस की जो हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आती है, वो आती है हिस्ट्री। अब जो कुछ हमारे पास्ट में हुआ है, जो पास्ट इवेंट्स हैं, पास्ट के जो लोग हैं, जो सोसाइटीज थी, जो सिविलाइजेशंस थी, वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री में। फिर हम आते हैं आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजी में जो पास्ट ह्यूमन कल्चर्स थे, जो हम जैसे हम ये कहें कि मोहनजोदारो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो आज नहीं है, पर वो हमें पता है वो थी। तो वो कैसे पता लगा? जब हमने एक्सकवेशंस किए, हमने डिग डाउन किया अर्थ को, और हमें वहां पे या तो टूल्स मिले, हमें दबी हुई बिल्डिंग्स मिली, आर्टिफैक्ट्स मिले, तो फिर हमने उनको स्टडी किया और फिर हमने ये देखा कि ये सिविलाइजेशंस थी, और तब वहां पे किस तरीके का कल्चर था, किस तरीके की प्रैक्टिसेस थी, वो आर्कियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर आते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक हम कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी और एक हम कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग फोकस करते हैं जो एनवायरनमेंट है, कैसे स्पेस क्रिएट हुई है, और कैसे ह्यूमंस उसको मैनेज कर रहे हैं, और कैसे ह्यूमंस का इफेक्ट पड़ता है ऑन द जो एनवायरनमेंट है, और किस तरीके से कल्चरल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, मिलिट्री ऑपरेशन, सिटीज, ये सब चीजें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन मींस जो प्लांट्स हैं, एंड जो बाकी की लाइफ है, सॉयल, ओशंस, वाटर, लैंड फॉर्म्स, ये किस तरीके से डिवाइडेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं इंडिया का जियोग्राफी पढ़ना चाहती हूँ, तो नॉर्थ में मुझे माउंटेन्स मिलेंगे, तो इस तरीके से हम लोग फिजिकली जो है किस तरीके के लैंड फॉर्म्स रहेंगे, किस तरीके की सॉयल रहेगी, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अप्लाइड साइंसेस। अब जो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ा, उससे हमने मशीन्स बनाई या हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, तो वो पार्ट हो गया इंजीनियरिंग का। इसमें सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग।
फिर हम आए मेडिसिन पे। मेडिसिन में डायग्नोज करेंगे डिजीज को, उसका ट्रीटमेंट करेंगे या डिजीज को होने से रोकेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। फिर एक फील्ड है एग्रीकल्चर, जिसमें कि हम प्लांट्स का कल्टीवेशन करना है, कहाँ पे कौन सी जो क्रॉप है वो ग्रो होगी, और जो लाइफ स्टॉक जो है वो फॉर फूड के लिए हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को जब हम कंबाइन लेके आते हैं तब हम लोग एग्रीकल्चर पे पहुंचते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन फील्ड्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके स्टडी करते हैं। बायोफिजिक्स, जिसमें कि बायो एंड फिजिक्स को कंबाइन करते हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस, जिसमें कि हम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरमेंट के, उनका आपस में किस तरीके का इंटरेक्शन है। तो ये सब कुछ जो हम लोग हैं इसमें पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस देखी साइंस की, और उनकी फर्दर सब ब्रांचेस देखी। मैंने बहुत ही कंसाइज वे में उसको समझाने की कोशिश की है, इसको बहुत इलेबोरेट नहीं किया है, बट होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। जो भी आपको कमियां लगी वो भी जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास एक नया लेक्चर लेके आऊं तो उन कमियों पे काम करके आऊं और आप लोगों को और बेटर बता पाऊं। थैंक यू वेरी मच।